देखो, नंबर्स के बारे में बात करें तो बेसिकली रियल नंबर्स के बारे में बात करें तो दो तरीके के नंबर्स आप लोगों ने डील करे हैं। एक होता है आपके पास रैशनल नंबर्स। क्या कह रहे हैं? नहीं, जस्ट एक टॉपिक है बाबा, तो डाउट में डाला है हमने, थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा, काइंड ऑफ आपको भी वापस टचअप मिलेगा। और दूसरा था आपके पास इरैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं प्रीत? रैशनल नंबर जो एक पॉइंट पर खत्म हो वाह, क्या डेफिनेशन। फिक्स वैल्यू जो पी बाय क्यू फॉर्मूला होता है वो नंबर्स जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं वो कहलाते हैं आपके पास रैशनल नंबर। दोज नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन पी अपॉन में क्यू फॉर्म आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। ठीक है, हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा हम लिख देते हैं इसकी डेफिनेशन। दोज नंबर्स which can be written in p upon में q form। ठीक है, एंड its decimal expansion, इसको समझ लेते हैं, and its decimal expansion is terminating and non-terminating repeating। ये है इसकी डेफिनेशन, फुल डेफिनेशन रैशनल नंबर्स की। वो नंबर जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और जिसका डेसिमल एक्सपेंशन किया जाए, मतलब जिसका डेसिमल कन्वर्शन करें, अगर हम उसको अगर डिवाइड करके डेसिमल में लेकर आए तो या तो वो टर्मिनेटिंग मिलेगा, मतलब सर्टेन डेसिमल्स के बाद अपने आप खत्म हो जाएगा, और या तो नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग मिलेगा, मतलब खत्म नहीं होगा तो फिर रिपीट कर जाएगा कुछ सर्टेन टाइम के बाद। कौन? रैशनल नंबर्स। कौन? रैशनल। तो रैशनल नंबर्स नवीन क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता, या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो खत्म ही हो जाएगा। मतलब मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे 7/9 लिखा है तो ये दो तरीके का डेसिमल दे सकता है मुझे। या तो ये मुझे खत्म होने वाला डेसिमल देगा कि भैया कुछ डेसिमल तक आया और फिर क्या हो गया, ये मान लो 729 और फिर खत्म हो गया, मान लो 4.729 ऐसा खत्म हो गया। और या तो ये ऐसा देगा कि 4.123 123 123, मतलब या तो खत्म नहीं होगा तो फिर रिपीट करेगा। आया समझ में? तो रैशनल नंबर वो नंबर है जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और जिनका डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो या तो होता है टर्मिनेटिंग, खत्म होने वाला, और या तो अगर नहीं खत्म होने वाला है तो फिर रिपीट वाला। ठीक है, अच्छा जी, इर्रेशनल नंबर पे आ जाते हैं। इर्रेशनल नंबर्स क्या होता है? वो नंबर जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। मतलब अगर कोई नंबर अगर आपको ऐसा दे रहा हूं ना, मैं 7/9, और अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ रैशनल है कि इरेशनल है, तो बेधड़क इसे रैशनल बताओ। पता है क्यों? क्योंकि ये किसकी फॉर्म में लिखा हुआ है? तो भैया फिर इरेशनल नंबर दिखने में कैसे होते हैं? इरेशनल नंबर दिखने में से रूट के अंदर होते हैं, और परफेक्ट रूट नहीं होते ये, मतलब जैसे √5 होगा, √9 नहीं होगा। √9 की वैल्यू मैं जानता हूँ कितनी होती है। हाँ, हाँ, जिनकी प्रॉपर आप वैल्यू नहीं, मतलब परफेक्ट रूट्स कहते हैं, जो परफेक्ट रूट नहीं होते वो होते हैं इरेशनल। मुझे एक बात बताओ, √1 इरेशनल है या नहीं? आंसर है नहीं है, क्योंकि √1 की वैल्यू कितनी होती है? 1, और 1 तो जिनकी वैल्यू नहीं पता, दोबारा सुनो, जिन रूटों की वैल्यू आप नहीं जानते वो रूट कहलाते हैं इरेशनल नंबर्स। अब मुझे बताओ, √4 रैशनल है इरेशनल है? इरेशनल है, लेकिन √5 ये इरेशनल। समझा? तो दोज नंबर्स which cannot be written in p upon में q form, those numbers which cannot be written
इन P अपॉन में Q फॉर्म। ऐसे नंबर जो P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, एंड डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है, और अगर मैं उनको डेसिमल में कन्वर्ट करूं, भैया फिर आप उनको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर लोगे, जो डिवाइड में नहीं आएगा मामला, तो भाई है उसका भी एक प्रोसीजर, लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाते हैं उसमें अंडर रूट की वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो दोज नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी रिटन इन P अपॉन में Q फॉर्म एंड डेसिमल एक्सपेंशन, इज, हाँ भाई कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब खत्म भी नहीं होगा और नॉन रिपीटिंग, और रिपीट भी नहीं होगा, मतलब चलता ही जाएगा और अंट संट वैल्यूज आती रहेंगी, रिपीट भी नहीं होगा। देखो जैसे आपको मैं एक दिखा भी देता हूँ, ठीक है, देखो जैसे आपके पास वैल्यूज कैलकुलेट करें, मैंने अंडर रूट 5 की वैल्यू निकाली है 2.23606977499979 और आगे बढ़ता है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा एनलार्ज करूँ, अच्छा उन्होंने ज्यादा डिटेल में आता नहीं मामला, लेकिन अगर आप इसका डेसिमल एक्सपेंशन और बढ़वा दो सेटिंग्स में जाके, तो ये खूब लंबा आएगा और रिपीट भी नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आया? तो इरेशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जो क्या नहीं होते, P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं होते पहली बात, और उनका अगर डेसिमल कन्वर्शन कर दें हम किसी तरीके से, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स देते हैं। पहले तो इस बात को अपने दिमाग में बिल्कुल रखो, फिर करेंगे इसके बाद हम कुछ। भैया इसका कुछ एग्जांपल दे दो, एक तो जैसे अंडर रूट 5 हो गया, ये एक रैशनल नंबर है, अंडर रूट 7 इरेशनल नंबर है, पाई भी कैसा है, इरेशनल नंबर। ठीक है, अब आप बोलोगे भैया पाई को तो हम 22/7 लिख सकते हैं, भाई ये इसकी अप्रोक्स वैल्यू है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रोक्स वैल्यू इसकी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वैल्यू। भैया डेसिमल्स में भी होते हैं, हाँ डेसिमल फॉर्म बताया तो कैसा, जो रिपीट ना करे और खत्म भी ना हो, जैसे कि 4.79132958 डॉट डॉट डॉट, ये डॉट 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 इंडिकेट कर रहा है कि खत्म नहीं होगा, ये आगे बढ़ता जाएगा, और देखो कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं कर रहा है। अब एनसीईआरटी ने बोला यार तुम ऐसे कैसे, मतलब कितने लिखोगे ना, तो उन्होंने बोला कि एक तरीका है, उस तरीके से लिखो, तो रिपीट भी नहीं होने देंगे और खत्म भी नहीं, मतलब एक पैटर्न तो चलाएंगे लेकिन रिपीट वाला नहीं होगा। देखो कैसे बोला सर, कैसे, देखो ऐसा कुछ 4.79799, देखो मैं हर बार एक बढ़ा देता हूँ, उससे फायदा क्या हो रहा है, उससे फायदा ये हो रहा है कि मेरा रिपीट नहीं हो रहा है। मान लो मैं 7979799797 चला तो रिपीट हो जाता, मैं हर बार एक एक 9 बढ़ा रहा हूँ, 7999 डॉट डॉट डॉट। बताओ भाई कैसा नंबर है, रैशनल है इरेशनल है? क्यों? क्योंकि ये रिपीट नहीं कर रहा और खत्म भी नहीं कर रहा, और देखो पैटर्न भी अच्छा है, आराम से कोई भी लिख सकता है। भैया भैया पैटर्न तो फिर ऐसे हम और भी बना सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल बना सकते, 1 7 1 7 3 3 3, मतलब एनसीईआरटी ये कहती है एक पैटर्न सा तो चलाओ, ऐसे बुद्धुओं की तरह कब तक लिखोगे, तुम रिपीट मत करने दो। लेकिन एक भैया क्यों, अगर ये लिख दिया तो गलत है क्या, नहीं गलत नहीं है, तो ये सही, पर एनसीईआरटी जो कर रही है मैं वो बता रहा हूं, एनसीईआरटी ये कर रही है, आया समझ में? ठीक है, अच्छा जी। अब दो नंबरों के बीच में आपको एक क्वेश्चन बहुत ही बार पूछते हैं कि भाई दो नंबरों के बीच में रैशनल नंबर बता दो, दो नंबरों के बीच में इरेशनल नंबर बता, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। मान लीजिए आपको बोल देगा 7/11 और 9 में लेट इट बी कितना करना है, 12 नहीं, 9 नहीं, 7/7 नहीं, कितना करते हैं, 9 में 15 कर देते हैं, या 1/5। इन दोनों के बीच में मुझे 3 इरेशनल नंबर होगा, ना 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 ना, इरेशनल में ऐसा नहीं होता बाबू, रैशनल है, रैशनल में होता है वो जो आप कहते हो कि पहले तो डिनोमिनेटर बराबर करते हैं, फिर जितना पूछा है उससे एक बढ़ाकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वो रैशनल का प्रोसेस है, इरेशनल का नहीं, इरेशनल का अलग प्रोसेस है। इरेशनल का प्रोसेस और भी आसान है, और भी आसान है, पता है कैसे, कोई क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, इनका डेसिमल फॉर्म लिख लो दोनों का,
तो मैं लिख के दिखाता हूँ भैया डेसिमल फॉर्म कैसे लिखें। अरे यार ये पी अपॉन क्यू फॉर्म है, इसका डेसिमल कैसे लिखोगे, डिवाइड करके। पहली बार जाएगा नहीं, 70 हो गया, 6 बार पे जाएगा, कितना हो गया भाई 66, फिर कितना आ गया 4, फिर कितना हो गया ये आपके पास 40 हो गया, फिर 3 बार पे 33, फिर कितनी बार पे 7, फिर यहाँ 70 हो जाएगा, फिर दोबारा कितनी बार पे जाएगा भाई 6 बार, तो रिपीट हो रहा है देखो। तो मतलब मैं कहीं ना कहीं 7/11 को लिख सकता हूँ 0.63 और 63 के ऊपर बार। नहीं है पी अपॉन क्यू को मैंने डेसिमल में कन्वर्ट करा दिया, क्योंकि इरेशनल नंबर्स को अगर लिखना है, ध्यान रखना, अगर इरेशनल नंबर को लिखना है तो डेसिमल्स में लिखा जाता है। कोई ऐसी एग्जांपल पूछ ले कोई एक अलग बात है, √7 बता दिया, लेकिन अगर कोई बोले नहीं इन नंबरों के बीच में लिखो, तो वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शन में तो होते ही नहीं है इरेशनल नंबर। पी अपॉन क्यू में कहा होते हैं इरेशनल, डेसिमल्स में होते हैं, और वो भी कौन से वाले होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो सबसे पहला काम आपका, सबसे पहला फर्ज होगा कि आप इनको किस में लिखवा दें, डेसिमल्स, इसको भी और इसको। इसका अगर मैं डेसिमल बताऊं आपको तो लगभग 0.2 है और टर्मिनेटिंग वाला है। तो अब आपको 0.2 और 0.63 के बीच में नंबर लिखने हैं। आइए लिख के दिखाता हूं भाई, 0.373773777 डॉट डॉट डॉट, देख लो 0.2 है और 0.6 है, मेरे को 2 और 6 के बीच में नंबर लिखने हैं, मैंने एक लिख दिया। और देखो 0.3122 3122 31222, ऐसे कितने लिख सकता हूं। तो आपको अपने दिमाग में देखो दो तरीके के सवाल हैं बीच में जो पूछते हैं, एक तो पूछते हैं रैशनल, एक पूछते हैं इरेशनल। इरेशनल हमेशा डेसिमल फॉर्म में आते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, आगे वाला नंबर और पीछे वाला नंबर जो पूछे गए हैं उनका पहले डेसिमल करो और फिर उनके बीच में क्या बता दो, कोई 3 नंबर बता दो, कोई भी 3 अपने दिमाग से लगा दो। अच्छा भैया क्या हम 0.9 नहीं चला सकते, आप बताओ चला सकते हैं कि नहीं चला सकते, क्यों। बहुत बढ़िया, 6 से पार निकल गया ना, ये अलाउड नहीं है, इसमें अलाउड नहीं, वैसे ही रैशनल नंबर। चलो भाई अब आप लोग सोचिए, 4/5 और 2/3 के बीच में बताने कितने, 3 बताने हैं। आइए सबसे पहला मैंने क्या करना बताया था आपको, पहले तो भाई इनका डेसिमल ले जाओ, फिर रैशनल नंबर बताने हैं ना, कभी भी पी अपॉन क्यू बताएंगे नहीं वो, तो आपको डेसिमल कन्वर्ट करना। इसका कितना डेसिमल होगा 0.8, डिवाइड करोगे तुरंत मिल जाएगा। इसका अगर मैं बात करूं तो लगभग आपके पास जैसे 2 है और यहाँ पे आप 3 से डिवाइड करोगे इसको, पहली बार पे जाएगा ही नहीं, 6 बार पे करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 18 और फिर 2, तो 0.66 चलता रहेगा, तो लगभग 0.6 बार। अब 6 और 8, आपको तो पॉइंट की तुरंत बाद बाबू इनके बीच में होगा। अब 0.6666 चल रहा है ना, मैं 6 7 ले लेता हूँ, सही है ना भाई, 666 चल रहा है तो 6 7 ले लेते हैं, फिर 6 7 7, फिर 6 7 7, एक ले लेते हैं 0.68 688 6 8 8 8, फिर ऐसे 0.71 7 1 1 7 1 1 1, कोई भी 3 लिखना नहीं है, ऐसे कर और कुछ, ठीक है। तो 3 साइंटिस्ट आप लोगों ने देख लिए थे, सबसे पहला कौन सा था, थेल्स, दूसरा कौन था पाइथागोरस, तीसरा था यूक्लिड। अब यूक्लिड ने अपनी एक किताब लिखी, किताब का नाम था एलिमेंट्री, और ये 2D शेप्स पे थी, ठीक है। इसने कुछ 3 बातें आपको समझाई, एक एक्सियम, एक पोस्टुलेट और एक थ्योरम। एक्सियम्स क्या होते हैं, सेल्फ ट्रुथ स्टेटमेंट्स, ठीक है। हाँ, फॉर ऑल ओवर मैथ्स, आपके पूरे मैथ्स के लिए जो आपके कुछ 7 सच्ची बातें हैं जिसके लिए यू डोंट नीड एनी प्रूफ, किसी प्रूफ की रिक्वायरमेंट ना हो, इट इज अ स्टेटमेंट विच डोंट नीड एनी प्रूफ।
ठीक है, सेल्फ ट्रुथ होता है, इट्स अ यूनिवर्सल ट्रुथ, ऐसे बोल लो, इट इज अ स्टेटमेंट विच इज यूनिवर्सल ट्रुथ एंड डोंट नीड एनी प्रूफ, इज कॉल्ड एक्सियम. postulate postulate it is a statement only for geometry, it is also a universal truth, ठीक है, which don't need any proof, is called postulate. theorem क्या है, any idea? theorem it is a statement, ये भी एक स्टेटमेंट है, ये सारी ही स्टेटमेंट है, एक्सियम भी स्टेटमेंट है, पोस्टुलेट भी स्टेटमेंट है. एक्सियम, पोस्टुलेट और थ्योरम तीनों की तीनों यूनिवर्सल ट्रुथ है. पोस्टुलेट से ज्योमेट्री पे काम करती है, एक्सियम जो है ओवरऑल मैथ्स पे काम करती है. थ्योरम एक स्टेटमेंट है जो कि यूनिवर्सल ट्रुथ है, बट इट रिक्वायर्ड प्रूफ. वो एक्सियम और पोस्टुलेट के सच्चाइयों को यूज करते हुए आपकी थ्योरम्स होती है, ठीक है, और इसके लिए प्रूफ चाहिए. जैसे एक ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम 180 होता है, ये आपका एक्सियम नहीं है, ये पोस्टुलेट नहीं है, ये थ्योरम, और इसके लिए प्रूफ लगा था, और प्रूफ उन्होंने करके दिखाया. उन्होंने क्या किया था कि भैया, मतलब उन्होंने एक ट्राइंगल बनाया, फिर उन्होंने क्या किया, इसकी कटिंग कर ली, और इसको इसको और इसको तीनों के एंगलों को एक जगह पेस्ट किया, और जब पेस्ट किया तो पता चला कि क्या बनी, एक सीधी लाइन, और एक सीधी लाइन का तो एंगल जानते ही थे कितना होता है, तो इस तीनों एंगलों का सम कितना होगा. और हर बार किया इन्होंने अलग अलग एंगल ले लेके, और हर बार क्या बनी, एक सीधी लाइन. तो ऑब्वियस बात है, तीनों एंगलों का सम कितना बैठा, 180. ये थ्योरम थी, प्रूफ यूज किया, पिछली कुछ बातें यूज करी. तो थ्योरम्स के लिए आपका प्रूफ चाहिए. हाँ, थ्योरम के लिए क्या चाहिए, प्रूफ चाहिए, ठीक है. एक्सियम एंड पोस्टुलेट के लिए कोई प्रूफ नहीं चाहिए. तो आइए देखते हैं, सबसे पहला जो उन्होंने एक्सियम बोला हुआ है, एक्सियम फर्स्ट रीड करो भाई. आइए स्टेटमेंट लिख, देखो यहाँ पे ना स्टेटमेंट बड़ी मैटर करेगी. जिस बच्चे को स्टेटमेंट याद है ना, उसको कंसेप्ट याद है, उसको मतलब एक्सियम पता है. और आपका ना सीक्वेंस बड़ा मैटर करेगा इसमें, आपको सीक्वेंशियली चीजों को याद रखना, कोई ऊपर नीचे नहीं. मैं अगर पूछूं पहली एक्सियम क्या कहती है, तो आपको क्लियर होना चाहिए पहली एक्सियम क्या कहती है, ठीक है. हाँ जी, थिंग्स विच आर, देखिए सुनिएगा, बड़ी सिंपल है. थिंग्स विच आर इक्वल, थिंग्स चीजें जो कि इक्वल हैं, विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स, सेम थिंग्स इज इक्वल टू वन अनदर. क्या मतलब है इसका दक्ष, चीजें जो कि इक्वल हैं सेम थिंग के, मतलब मान लीजिए यहाँ पे x हो गया, और क्या हो गया, y हो गया. ये दोनों की दोनों अगर एक ही के इक्वल है, लेट इट बी z, मतलब x भी z के इक्वल है और y भी z के इक्वल है, तो क्या होता है, इज इक्वल, हाँ, इज इक्वल टू वन अनदर, वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे. और बात सही भी है, तो फिर आपका x किसके बराबर होगा, ये पहले एक्सियम. हैव इट टू चेक भाई, x मतलब ऑब्वियस सी बात है, जब दो चीजें हैं दोनों की दोनों एक ही चीज के इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में भी इक्वल है. और देखो इसी के आधार पर क्या आप ये करते थे कि एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2 के, एंगल 2 किसके बराबर है, एंगल 3 के. तो मैं ये बात कह देता एंगल 1 भी किसके बराबर होगा, एंगल 3 के. ये कह देते थे ना, एक्चुअली ये कह देते, लेकिन इसका रीजन क्या है, एक्सियम फर्स्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ है, बाय लॉजिक, बाय कॉमन सेंस. तो ये कॉमन सेंस ही लिख रहे हैं, लेकिन ये यूक्लिड के द्वारा दिए गए हैं, तो उसको प्रॉपर नाम दिया. पहला क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है. दूसरा कॉमन सेंस बताओ भाई क्या है. इफ इक्वल्स, लास्ट में समरी में मिल जाएंगे आपको. इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, देन द होल्स आर इक्वल. मतलब क्या है इसका, नवीन, एनी आइडिया. जो भैया जो दो एक इक्वल है वो दूसरे के इक्वल है, तो होल्स भी इक्वल.
आदित्य भैया जाओ इस चीज प्लस करके हमें इक्वल मिल रहा है, दूसरी चीज को प्लस करके इक्वल मिल रहा है, तो वो हम देखो, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, इसका मतलब है कि बराबर चीजें अगर इक्वलों में प्लस करते हैं, मतलब जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया कि एक्स और वाई आपस में कैसे हैं, इक्वल। इस मान लो, इसको आप थोड़ा सा ऐसे समझिए, भाई मैंने कह दिया कि भाई आदित्य और दक्ष की जो पॉकेट मनी है वो सेम। अब ये दोनों आए, भाई पापा ने या फिर मैंने आके यहाँ पे मैंने दोनों को 500 रुपए और दे दिए, तो मैंने देख लीजिए दोनों में क्या प्लस करवाया, इक्वल चीज प्लस करवाई। तो प्लस होने के बाद भी दोनों की जो पॉकेट मनी है वो कैसी रहेगी, इक्वल रहेगी। कि मतलब ये है कि इक्वल चीजों में अगर आप इक्वल एक और चीज प्लस करा देते हो, दोनों में दो चीजें अगर ऑलरेडी इक्वल है और अगर आप उनमें इक्वल चीज ही प्लस कराते हैं, जैसे मान लीजिए एक्स और वाई दो इक्वल चीजें, मैंने दोनों में ही क्या प्लस करा दिया, जेड प्लस करा दिया, इक्वल चीज ही प्लस कराई दोनों दोनों में मैंने क्या प्लस कराया, इक्वल चीज तो प्लस करी है जेड, तो भी ये आपस में कैसे होंगे, इक्वली। ऐसा बहुत जगह आप करेंगे, ट्राइंगल चैप्टर जब आप करोगे ना तो वहां पर आप करोगे इस काम को। आपके पास क्या होगा ना कि एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2 के। अब एंगल 1 में मैं एंगल 3 प्लस करा रहा हूं और एंगल 2 में भी मैं एंगल 3 प्लस करा रहा हूं, तो भी ये आपस में कैसे होंगे, इक्वल ही होंगे। ठीक है, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, अगर इक्वल चीज प्लस की जाती है इक्वलों में, तो जो होल होता है, जो आंसर होता है दोनों का, वो कैसा होता है, इक्वल ही होता है। सही है, आया। इफ इक्वल्स, यहां पर ये वाला जो इक्वल है ये y के लिए है, ये अपना z के लिए है, और ये वाला जो इक्वल है ये x और y के लिए। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, ठीक है, देन द होल आर इक्वल्स। बात सिंपल सी है। पहला एक्सियम क्या कहता है नवीन, हिंदी में समझाइए। हाँ जी भैया जो दो वो रहते हैं, मतलब एक भैया, अगर दो चीजें एक ही चीज के बराबर, अगर दो अलग अलग चीजें एक ही चीज के बराबर हैं, तो ये दोनों आपस में कैसे हैं, इक्वल। ठीक है, सेकंड एक्सियम क्या कहता है, दो इक्वल चीजें, मतलब इक्वल चीजें प्लस करोगे तो प्लस करने के बाद टोटल दोनों का इक्वल ही आएगा है? हाँ बात हुई। नहीं, दोनों का सेम ही नहीं कहा था भाई। पहला क्या कहता है कि दोनों के दोनों मतलब अभी इक्वल नहीं है, मुझे नहीं पता ये इक्वल है कि नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं ये पहला वाला भी लेट इट बी जेड के बराबर है और दूसरा वाला भी जेड के बराबर है, तो अब इस बात से कंक्लूड किया जा सकता है कि एक्स और वाई आपस में कैसे रहे होंगे। ये पहला कहता है। दूसरा कहता है कि अगर दो चीजें इक्वल हैं और अगर आप उनमें इक्वल चीज ही प्लस करवाओ, तो प्लस करवाने के बाद भी उनको अलग अलग मत मानिए, वो कैसे रहेंगे, इक्वल ही रहेंगे। वो कहता है दो चीजें हैं, मुझे नहीं पता वो इक्वल है कि नहीं है, लेकिन अगर वो एक ही चीज के इक्वल आते, इसमें आप प्लस करा रहे हो उसमें आप इक्वल रख रहे हैं, दोनों अलग अलग चीज। हाँ जी, तीसरा एक्सियम क्या कहता है, इक्वल, मतलब और किसी दो इक्वल चीजों में से दो इक्वल मतलब बिल को करवाने को बिल्कुल दो इक्वल चीजों में से अगर सेम चीज प्लस कराने पे भी इक्वल आता है, तो माइनस कराने पर भी क्या आएगा, इक्वल ही आएगा। इफ इक्वल्स आर सब्सट्रैक्टेड, सब्सट्रैक्टेड लिखा क्या लिखा, सब्सट्रैक्टेड। इफ इक्वल्स आर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, if equal are subtracted from equals, then the remainder मतलब बचा हुआ, then the remainders are equal।
ये आप एक्सियोम नंबर 3। मतलब ये है कि अगर दो चीजें इक्वल हैं तो माइनस करा, मतलब सेम चीज माइनस कराने के बाद भी ये कैसी रहेंगी, इक्वल ही रहेंगी। अगर दो चीजें हैं और उनमें सेम चीज माइनस कराने के बाद भी वो कैसी रहेंगी, इक्वल रहेंगी। ठीक है, कौन सा एग्जाम है? थर्ड। सेवेंथ हो गया, फोर्थ क्या है? नहीं आ रहा समझ में? ठीक है, ऐसा कुछ बताया आपके टीचर्स ने? पढ़ा है? ठीक है, फोर्थ बताइए, फोर्थ क्या लिखा हुआ है? things which coincide with one another are equal to थिंग्स which coincide which coincide with one another. which coincide With one another. with one another are equal to One. चीजें जो एक दूसरे को कोइंसाइड कर जाती हैं। अब कोइंसाइड कर जाने का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं, सेम पूरा का पूरा कवर कर लेती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए एक बॉक्स है, ये एरिया है, और इसी के ऊपर अगर एक और एरिया आ जाए ऐसा ही, तो वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगी। बात सही भी है। और कॉन्ग्रुएंट चीजें क्या होती है, इक्वल। उसी चीज पर क्या माना जा रहा है कि अगर चीजें क्या कर जाएं, कोइंसाइड कर जाएं, इफ थिंग्स कोइंसाइड विद वन अनदर देन दे आर इक्वल टू वन अनदर। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होती है, इक्वल होती है। नवीन पहला क्या था? जो दो चीजें एक दूसरे के इक्वल है, अगर दो चीजें एक ही चीज के इक्वल हैं तो वो दोनों आपस में भी इक्वल हैं, ये कहता है पहला एग्जाम। दूसरा एग्जाम क्या कहता है? अगर दो इक्वल चीजों में इक्वल चीज प्लस करते हैं देन द होल्स आर इक्वल। तीसरा एग्जाम क्या कहता है? दो इक्वल्स में से इक्वल चीज सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है वो इक्वल। अच्छा, इसके बाद वाली थ्योरम क्या कहती है? बाद वाला एग्जाम क्या कहता है, लास्ट वाला? बहुत बढ़िया। इफ टू थिंग्स आर कोइंसाइडिंग ईच अदर देन दे आर इक्वल। ये कौन सा वाला एग्जाम है? थर्ड कौन सा था? सबसेट वाला। ठीक है, सेकंड वाला एडिशन का था और फर्स्ट वाला इक्वल वाला। ठीक है, आइए फिफ्थ एग्जाम पढ़ो। टोटल 7 है, 5 पे हैं हम। आज पढ़िए। The whole is greater than the part. द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। जो होल है, होल मतलब हो गया पूरा का पूरा, वो हमेशा बड़ा होगा। किससे? किससे बड़ा होगा? पार्ट से। मतलब ये है, अगर कोई चीज है, फॉर एग्जाम्पल जैसे रोटी का टुकड़ा है, आप उसके बहुत सारे पार्ट, जैसे पिज्जा है, आपने पार्ट करे उसके, तो ऑब्वियस बात है इसका ये वाला जो पार्ट होगा ना, ये पूरे पिज्जा से हमेशा मतलब छोटा ही हो। तो जो पूरा का पूरा पिज्जा है वो इस पार्ट से हमेशा कैसा रहेगा? बात तो सही है भाई, पार्ट उसके अंदर है ना, तो पूरा का पूरा जो है मामला वो पार्ट से तो हमेशा क्या रहेगा, बड़ा ही रहेगा। मैं कहता हूँ बड़ी टुच्ची टुच्ची बात है, लेकिन अगर कोई इस पर प्रूफ मांगने लगे कि भाई कैसे, तो ये एक्सियोम है, ये सेल्फ ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, इन्हें आप एक्सेप्ट करो एज इट इज। ठीक है, ओके, वरना फिर उसको पिज्जा खिलाना पड़ेगा। बोले देख, अब पार्ट तू रख, होल मैं रखता हूँ और पैसे तू ज्यादा दिए, फिर उसको समझ में आ जाएगा अपने। ठीक है, क्लियर है? तो द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। जो होल है पूरा का पूरा, वो पार्ट से हमेशा बड़ा ही होता है। बात सही है।
मतलब अगर आपके पास x है और अगर आप इसका पार्ट कर दो, पार्ट मतलब आप लाइटेटिव इसका 1/4 कर दो, तो ये x बड़ा होगा और 1/4 x छोटा होगा। ठीक है, आ गया वो समझ में? ठीक है, अच्छा जी, 6th वाला एग्जाम पढ़ रहे हैं भाई, 6th एग्जाम। थिंग्स which are double of the same thing R equal to 1. are equal to one another। क्या मीनिंग है इसका? चीजें जो कि डबल हैं ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, मतलब क्या है? थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए एक एक्स है और एक क्या है, वाई है। अब अगर आपने इनका डबल कर दिया, इन चीजों का आपने क्या कर दिया, डबल, मतलब आपने 2x बना दिया और क्या बना दिया, 2y बना दिया, तो भी ये आपस में कैसे होंगे? थिंग्स विच आर डबल ऑफ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। कौन सा एग्जाम है? 6th। 5th वाला कौन सा था नवीन? एक पार्ट पूरे उसको पढ़ना है। बहुत बढ़िया। जो होल है वो हमेशा पार्ट से क्या होगा, बड़ा होगा। अच्छा पानी बोलिए, 50 गेट लगा देना बस। ठीक है, तो क्लियर है, समझ में आ गया? ठीक है, तो थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ओके क्लियर है, चलो ठीक है, नेक्स्ट वाला पढ़ो भाई। 7th वाले में क्या लिखा हुआ? भाई सेम चीज है। थिंग्स विच आर हाफ ऑफ, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ सेम थिंग, R equal to 1. थिंग्स विच आर हाफ ऑफ सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। बाबू उस वाले गेट को लगाया, वन अनदर। क्या मतलब है इस चीज का? चीज है, अगर दो चीजें इक्वल हैं तो उनके हाफ भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। यही बोला है, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ सेम थिंग्स। भाई चीजें जो कि सेम थिंग्स की हाफ हैं वो भी आपस में कैसे होंगी, इक्वल ही होंगे। ठीक है, तो आपके पास टोटल आपके पास कितने एग्जाम्स हो गए? 7। ठीक है, तो आइए क्विकली रिवाइज कर देते हैं। पहला एग्जाम क्या कहता है? ये दो थिंग्स आर इक्वल टू वन थिंग दैट मतलब अगर x और y हैं और अगर ये दोनों के दोनों ही किसके इक्वल हैं, z के इक्वल हैं, तो ये दोनों आपस में भी क्या माने जाएंगे, ये पहला एग्जाम। थिंग्स विच आर इक्वल ऑफ सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, सेकंड एग्जाम क्या कहता है? If equals are added to equals then the whole are equal। मतलब अगर दो चीजें अगर इक्वल हैं और अगर आप उनमें सेम ही चीज, इक्वल चीज ही प्लस करा दो, तो जो उनका होल होगा ना वो भी आपस में कैसा होगा, इक्वल। थर्ड एग्जाम देखिए, थर्ड कहता है कि अगर दो चीजें इक्वल हैं तो उनका सब्सट्रैक्ट भी। बात सही। फोर्थ एग्जाम क्या कहती है नवीन?
मुझे नहीं पता, आप बताओ कोइंसाइड वाली कौन सी वाली है? भाई हाँ जी, इफ वन थिंग कोइंसाइड्स द अदर थिंग, ठीक है, देन दे आर इक्वल। अगर एक चीज दूसरी चीज को क्या कर जाए, कोइंसाइड कर जाए, मतलब एक चीज थी, इसके ऊपर ही एज इट इज एक और चीज आ गई, फॉर एग्जाम्पल एक ट्राइंगल, उसके ऊपर एक और ट्राइंगल आ गया, तो वो दोनों ट्राइंगल आपस में कैसे हैं, इक्वल। ठीक है, ये कहता है आपका फोर्थ एक्सियम। फिफ्थ एक्सियम क्या कहता है भाई, रिया? फिफ्थ, The whole is greater than the part. बहुत बढ़िया। तो जो होल होता है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, मतलब जो कभी भी आप किसी चीज को इस तरीके से बांटते हैं, तो जो पूरा का पूरा मामला है वो हमेशा इस पार्ट से ज्यादा ही होगा। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर x है और अगर मैं इसका पार्ट कर दूं 1/4x, तो ये होल जो है x जो है वो हमेशा बड़ा होगा 1/4x। हाँ जी, सिक्स क्या कहता है, किसी भी दो चीज अगर इक्वल है तो उनका डबल भी इक्वल ही होगा। सेवेंथ एक्सियम कहता है कि अगर दो चीजें इक्वल हैं तो उनका हाफ भी इक्वल ही होगा। बातें बड़ी क्लियर क्लियर से, ये आपके साथ एग्जाम्स, इसे अच्छे से पढ़िएगा, लिख के लाइएगा, ठीक है। हाँ जी, कल पॉस्टुलेट करके, और क्योंकि पॉस्टुलेट 4 ही है तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, उसमें 5 है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और फिर अन्य आपके में 4 लिख रहे हैं, 5 हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज भी करेंगे, ठीक है। मोस्टली कल या परसों में हम इसे खत्म कर लेंगे, ठीक।